हेलो जैसे एवरीवन, हो रहा है वेलकम तो चल रहे हैं उसके माय एनसीईआरटी नेम वो इज भारद्वाज। थोड़ा बहुत हाँ बदलिए बेटा। सर। थर्मोडायनेमिक्स के सर चल रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सर, एक दो बच्चे हैं लास्ट के बस। ठीक है, उनको पूरा कीजिए कंप्लीटली कंप्लीट। आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ ज्यादा सीखने वाले नहीं है, सिर्फ ओरल लेक्चर है। ओरल इन द सेंस बस याद करना है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उनको पीछे वाले को कवर कीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था, ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही कुछ है। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट आप क्या सीखने वाले हैं आज। इक्विलिब्रियम, irreversible reversible reaction, equilibrium processes, physical chemical equilibrium, equilibrium and concentration, time graph, characteristic of equilibrium, law of mass action, active mass, equilibrium constant। लॉ ऑफ एक्टिव मास वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक में। केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे बोलते हैं, 12th क्लास में ये आप पढ़ने वाले हैं। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो इस क्लास में भी इसको ध्यान से देखना। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस लेसन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द सेंस के आएगा, ये केसी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन है। पूरे लेसन में इसी की वैल्यू निकालना हम सीखने वाले हैं। ये आ गया, समझ लेना, सब आ गया। क्लियर है भाई? चलिए देखते हैं फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने जैसे पहले बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ हल्का सा डिस्कशन आया था। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेशन चेंजेस विद टाइम। समय के साथ जब कोई बदलाव ना हो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो तरह का होता है ये इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब मूवमेंट, डायनेमिक का मतलब मूवमेंट होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब चलता हुआ इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे मान लीजिए कि कोई चेयर आपके रूम में पड़ी है, ठीक है, अगले दिन आपने देखा वो वहीं पड़ी है, अगले दिन देखा वो वहीं पड़ी है, तो समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है चेयर की पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यस, क्लियर है भाई? सर हाँ अभिजय बेटा बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे फिजिक्स के अंदर भी इक्विलिब्रियम होते तो केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम और फिजिक्स का इक्विलिब्रियम सेम है, मतलब जीरो चेंज? सेंस, हाँ सेंस सेम है, लेकिन केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम करेंगे, फॉर्मूलाज होंगे अलग अलग। ठीक है, फिजिक्स में कुछ अलग चीज है, वहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम वाला लेसन नहीं आएगा, मतलब पार्ट नहीं आएगा। तो उसको निकालना, उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट किया जाता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो चीजें फिजिक्स में अलग मिलेंगी, केमिस्ट्री में अलग मिलेंगी। लेकिन हाँ सेंस दोनों की सेम है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो देखिए भाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद अब आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं मेरी चेयर के ऊपर, ठीक है, अब मैं चेयर पर बैठा हूं, आपको हम 1 घंटा 1.5 घंटा सवा घंटा पढ़ाते हैं, तो उस ड्यूरिंग मैं चेयर पर ही बैठा मिलूंगा, लेकिन क्या मैं हिल रहा हूं क्या? बिल्कुल, मूवमेंट तो हो रही है। अब मेरा सिर हिल रहा है, हाथ हिलते हैं, ठीक है, मैं पेन से लिखता हूं, ये सारी चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन समय के साथ मेरी पोजीशन फिर भी मूव नहीं हो रही। अंदर से तो मैं चल रहा हूं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन तो वही है ना। ये समझ में आ रहा है? यस सर। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब चलता हुआ इक्विलिब्रियम। अभी इस एग्जांपल की बजाय मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, इसे समझना भी बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखिए कैसा है। मान लीजिए आपके पास में पानी है, पानी, ठीक है, ये लीजिए आपके पास वाटर का एक क्या है, भरा हुआ टब है, या कुछ भी बोल दीजिए, एक फ्लास्क है, एनीथिंग एल्स, और ये ऊपर से बंद है, यहां से क्लोज्ड है, इसके अंदर हवा भी नहीं है, याद रखना वैक्यूम है। अब क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर वाटर में से वेपर उड़ते हैं, यस और नॉट? यस सर। तो हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाटर के वेपर उड़ा रहे हैं, ठीक है, वाटर के वेपर्स रूम टेम्परेचर के ऊपर उड़ रहे हैं। तो शुरू में जब मैंने पानी डाला तो जितने वेपर्स जल्दी जल्दी उड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वेपर्स का उड़ना समय के साथ स्लो हो जाएगा। यस, क्लियर है?
Yes, फिर sir. एक ऐसा टाइम आएगा Yes. कि फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वेपर्स जितने बनने थे बन गए, अब इससे ज्यादा वेपर नहीं बन पाएंगे। वो स्टेज आ गई, मतलब समय के साथ अब चेंज नहीं आएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्योंकि चेंज नहीं आ रहा तो क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पर, पानी लगातार हवा में उड़ता ही रहेगा, पानी नहीं रुकने वाला। तो यहां से पानी तो लगातार हवा में उड़ रहा है, सोचिए जरा, ठीक है। पानी लगातार हवा में उड़ रहा है, पानी तो लगातार उड़ने वाला है, लेकिन कुछ पानी जो है वो कंडेंस होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, पसीने से आने लग जाएंगे इस वेसल में, समझ रहे हो, पानी के पसीने से। यस, क्लियर है ये बात? Yes, Yes, sir. sir. यानी नीचे वाला पानी ऊपर उड़ेगा, ऊपर वाला पानी नीचे कंडेंस हो जाएगा, अगर टेम्परेचर फिक्स रखते हो। टेम्परेचर फिक्स रखना, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर पर्टिकुलर होता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बदलोगे तो वेपर का प्रेशर बदल जाएगा, तो डेफिनेटली फिर इक्विलिब्रियम भी बदल जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम रखते हैं तो ये प्रोसेस लगातार हमेशा हमेशा चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाला पानी तो वेपर बनेगा ही बनेगा, और वेपर बनकर ऊपर कंडेंस होकर वेपर नीचे पानी बनता है। लेकिन समय के साथ, कुछ समय के बाद, समय के साथ इनकी कंडीशंस में चेंज आना बंद हो जाएगा। यस, क्लियर है सबको? सर इसका मतलब ये हो गया ना कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कुछ समय बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो कुछ समय के बाद में स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल दिया आपने, क्या बोल रहे हो, गलत। अरे डायनेमिक, वो डायनेमिक ही रहेगा, वो लगातार चलता रहेगा, अच्छा, बट स्टैटिक डायनेमिक में चला जाएगा। समय के साथ उसकी कंडीशंस में चेंज नहीं आएगा। देखो पानी लगातार हवा में उड़ रहा है, प्रोसेस तो चल रही है, यस और सर। उड़ता हुआ पानी नीचे लगातार ड्रॉप वाइज नीचे भी गिर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वेपर होंगे, सपोज यहां पर मान लीजिए, चलो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, यहां पर मान लीजिए कि 3000 वेपर बन गए, 3000 वेपर्स बन गए, 3000 वेपर्स। अब 3000, जब 3001 वेपर बना, तो वो जो एक वेपर था वो क्या हुआ, वो एक वेपर कंडेंस होकर नीचे गिर गया। फिर 3000 फिर से एक बना, वो फिर से कंडेंस होकर नीचे वाला ऊपर जा रहा, ऊपर वाला नीचे आ रहा, नीचे वाला ऊपर, तो लगातार ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। यस, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो सर डायनामिक इक्विलिब्रियम को अगर हमें डिफाइन करना हो सर एक डेफिनेशन में, तो सर कैसे करेंगे? बताता हूं। तो इसका मतलब ये है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मूवमेंट चलती रहती है, तो इसको बोलते हैं समय के साथ जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड इन द सेंस जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारा वेपर बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, उनका रेट बराबर हो जाए, तो जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जितने वेपर बन रहे हैं, उतने ही उसी समय सेम टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन रहे हैं, मतलब वेपर वापस कंडेंस होके फिर से पानी बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समय के साथ अब चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है वही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो गया, और उतने ही टाइम में, सेम टाइम में वो रिएक्शन लगातार हो रही है। तो जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन गया, जितना रिएक्टेंट बचना था वो बच गया। अब रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट उतना ही वापस बना देता है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब फॉरवर्ड, आप इसको लिखेंगे कैसे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस जब सेम हो जाती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो चेंज और रेट है वो बराबर हो जाता है, तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है रुका हुआ इक्विलिब्रियम। हम केमिस्ट्री में स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज नहीं करने वाले, बहुत रेयर करने वाले हैं, डायनेमिक ही आपको देखना होगा, ठीक है, उसी के ऊपर फोकस करना है। समझ में आ गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम सभी को? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कि हमारा फर्स्ट बुक का पूरी बुक आएगी सर फर्स्ट टर्म में, तो सर फिर जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो सर हम इसके बाद सेकंड बुक शुरू कर देंगे? हाँ बिल्कुल, हम है ना सर? सेकंड बुक शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट बुक की रिवीजन चलती रहेगी, सेकंड बुक लगातार शुरू रहेगी, चिंता मत कीजिए, वो तो लगातार होगा ही होगा। क्लियर है?
ओके सर। और सर पेपर के टाइम पे जैसे सर केमिस्ट्री का मिड टर्म आ गया, रिवीजन करवा देंगे हम लोग कुछ आपको, ओके सर। ठीक है। ओके हाँ, पेपर के टाइम पर Yes. रिवीजन हो जाएगी, नो वरी अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके ठीक है, यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब देखिए इक्विलिब्रियम हमने कर लिया, ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक दोनों हो गए। अब बात आती है इररिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो सके। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो इररिवर्सिबल प्रोसेसेस में दिखाई देता है हमें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इररिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर दिखाई देगा। यस, क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है। ओके सर। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल में, जो प्रोसेस रिवर्स हो सकती हो वही तो डायनेमिक बनाएगी ना। सिंपल है ये तो। जो रिवर्स हो ही नहीं सकती तो वो कैसे डायनेमिक बना देगी? जो प्रोडक्ट बन गया वापस रिएक्टेंट तो बनेगा नहीं, तो डेफिनेट है वो डायनेमिक नहीं हो सकती है। यस, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से अब कंफर्म हो गया कि इररिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती हैं, और मैंने आपको थर्मो में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल बताया था। इररिवर्सिबल कौन सी होती है? जो डेल्टा लगता है, और रिवर्सिबल जो डी डिफरेंशिएटेड होती है। तो डिफरेंशिएटेड रिएक्शंस में ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो उसी को, और वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए इररिवर्सिबल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, वो इररिवर्सिबल होती हैं। दूसरा, रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स डोंट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट रिएक्टेंट वापस नहीं बनाएंगे। और डोंट अटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे। ये वर्ड मैंने लिख रखा बीच में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो अटेन करते हैं बट वो स्टैटिक अटेन करते हैं। यस, क्लियर है सबको? तो इसका Yes, मतलब हो गया ना कि डेल्टा यस सर। आर जो होगा वो हमेशा कभी स्टैटिक में ही रहेगा हमेशा। आप ये कह सकते हैं जो रिवर्सिबल चेंज है वो स्टैटिक होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ वो ये ठीक है ना। पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि रिवर्सिबल चेंज जो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और इरिवर्सिबल चेंज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिर्फ इसलिए है। इसमें और कुछ आनी जानी है नहीं। हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन पहले से कर चुके हैं, पता है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, यस सर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, NaCl वाली। NaCl जो है जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl बनाता है। AgCl सॉलिड होता है, AgNO3 पानी में घुल जाता है। कैसा दिखता है? पानी में घुलने के बाद बिल्कुल पानी जैसा ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं। नमक भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, आपको पता है, और डिसॉल्व होने के बाद में पानी पानी जैसा ही दिखाई देता है, उसमें नमक का कलर दिखाई नहीं देता। और ये दोनों सॉल्यूशंस को पानी में डिसॉल्व कीजिए। पानी में डिसॉल्व करने के बाद दोनों को क्या करना है? मिक्स कर दीजिए, या पहले बार भी मिक्स कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर उसमें आपको सही रिएक्शन समझ नहीं आएगी। दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन बनाइए, दोनों को मिक्स कीजिए। मिक्स करते ही आपको व्हाइट मिल्की कलर अचानक नजर आएगा। दोनों ट्रांसपेरेंट थे, व्हाइट मिल्की कलर अचानक से नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड AgCl। AgCl जो है सॉलिड होता है, और वो सॉलिड फॉर्म में आपको सॉल्यूशन में दिखाई देगा। NaNO3 वो पानी में घुला रहेगा, लेकिन AgCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिल्की कलर का नजर आएगा, बिल्कुल सॉलिड। इसको बोलते हैं भाई प्रेसिपिटेट। कोई चीज दो लिक्विड से दोनों को मिक्स किया तो हमें कोई सॉलिड नजर आया, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यस, क्लियर है सबको प्रेसिपिटेट क्या होता है? PPT भी बोलते हैं इसे, ठीक है। Yes, sir. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा, क्योंकि ये बहुत जगह पर काम आती है। एडवांस के कुछ क्वेश्चंस में मैंने इस रिएक्शंस को देखा है, ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन बहुत काम की है। और सिर्फ इतना नहीं है, AgCl अगर कहीं भी बन रहा है, AgCl सॉल्यूशन से, यानी Cl नेगेटिव आयन और Ag पॉजिटिव आयन अगर आपके पास है तो AgCl बनेगा। वो NaCl से बने कोई जरूरी नहीं है, KCl से भी बन सकता है वो, KCl है ना, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर AgCl बन रहा है तो सॉलिड होता है, याद रख लेना, वो AgNO3 से ही बनता है, सिल्वर नाइट्रेट से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी इरिवर्सिबल होते हैं, तो ये इरिवर्सिबल है भी, सॉलिड बन गया। आप तो नीचे देखिए AgCl का सॉलिड मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, AgCl का सॉलिड। तो AgCl का सॉलिड जो है, दिस इज AgCl सॉलिड, है ना। AgCl का सॉलिड जो है वो आपको पानी में अलग तरह से नजर आएगा, और व्हाइट कलर का होता है, ना कि ब्लू कलर का, ठीक है। बस यहाँ दिखा रखा है कि वो ब्लू है, लेकिन वो व्हाइट होता है। तो इस तरह से वो सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल व्हाइट कलर का आपको नजर आएगा। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होती हैं। अब क्या आपको लगता है कि AgCl पानी में घुल जाएगा और वापस NaCl और AgCl बना देगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यू नो इट वेरी वेल। HCl क्या होता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाता है। NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव 100% डिसोशिएट हो जाता है। इक्विलिब्रियम के लेसन में हम पढ़ेंगे कि वीक एसिड पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ हिस्सा जैसे 50% टूट गए, 40% टूट गए, 30% टूट गए, बाकी के 70% टूटते ही नहीं, घुलते ही नहीं है पानी में। यहां पर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों 100% पानी में डिसोल्व हो रहे हैं, 100% टूट रहे हैं। तो NaCl बना, NaCl सॉलिड, इज दिस सॉलिड? 100% ये पानी में टूट जाएगा, प्लस वाटर बना। वाटर क्या है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जो पानी बन गया वो पानी। हाँ भाई, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? कनेक्शन टूट गया था? यस सर। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, हमारे ठीक है। तो देखिए, जो NaCl जो है वो तो पानी में घुला रहेगा, वो तो एक्वस ही रहेगा, लेकिन वाटर जो है वो थोड़ा सा पानी बनेगा। याद है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पानी बनता है और इसी से एनर्जी रिलीज होती है। 13.6 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ था वैल्यू, याद है सबको? यस सर। 57.1 जूल पर मोल ये एनर्जी थी। एक क्वेश्चन भी आया था, पानी यानी कि फुल 1 मोल एनर्जी जब रिलीज होती है। तो वाट न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी में जो पानी बनता है, क्या आपको लगता है कि ये पानी वापस H और OH में कन्वर्ट हो जाएगा? नो सर। नो सर, नहीं होगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज फिर भी आ रही, अगर आप बोल रहे हो तो सर। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। लूं क्या सबको? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आप एक बार सर लीव करके ज्वाइन करो सर। अभी आवाज आ रही है क्या बेटा सबको? यस तो आपकी आवाज में स्टार्टिंग में सर। सही होती है, फिर बीच में आकर ना नेट लैग कर करता है। पता नहीं बेटा, शायद नेटवर्क लैग कर रहा है, वाईफाई में गड़बड़ है क्या? चलो ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको अब? यस सर। यस सर, हो गया। तो यहाँ मैं जो बता रहा था, HCl NaOH जो है वो NaCl और वाटर बनाएंगे, और ये NaCl और वाटर बनेगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बनता। आगे देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है। रिएक्शन विच प्रोसीड्स, तो वो रिएक्शंस
विच प्रोसीड इन द बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में चल सके। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, जो कभी कंप्लीट नहीं होती है। प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनाते हैं। अटेन इक्विलिब्रियम, अटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर N2O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो NO बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये NO जो है वापस उन्हीं कंडीशंस में, सेम कंडीशंस में वापस भी रिएक्शन कर रहा है। तो हाफ एडेड इधर है, हाफ एडेड एरो इधर है, आधा एरो, आधे सिर वाला एरो इस तरफ, आधे सिर वाला एरो दूसरी तरफ, यानी ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शंस में जा रही है। यस, क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। क्या ये रिएक्शन ये दिखाती है कि 50% NO बनेगा और 50% N2 और O2 बच जाएगा? यस सर, दिखाती है। ठीक है, तो क्या ये 50% ही दिखाती है? ये गलत है। इक्विलिब्रियम किसी भी परसेंटेज पे बन सकता है। हो सकता है प्रोडक्ट सिर्फ 10% बनाओ और रिएक्टेंट जो है वो 90% हो, और 10% बनने के बाद 10% से ज्यादा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे ही वो 11% बनने की कोशिश करता है तो वो 11% वाला वापस रिएक्टेंट बदल देता है। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आ गया बेटा? आंचल ने लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं बेटा आंचल, नो वरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि 50% ही हमेशा होती है रिएक्शन। यस, क्लियर है? Yes, sir. 50% नहीं है ये, कभी कभी 50 भी हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम का कभी मतलब ये नहीं है। जनरली हम ऐसा भी दिखा देते हैं कि मान लीजिए इस तरफ मैंने बड़ा एरो दिखा दिया और इस तरफ मैं छोटा एरो दिखा, छोटी लाइन, ये दिख रहा है सबको। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। और अगर मैं यही एरो उल्टा दिखा दूं कि इस तरफ तो छोटा है और इस तरफ बड़ा एरो है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, ऐसा भी दिखाया जाता है। बट जनरली ये दोनों बराबर दिखाए जाते हैं और जनरली बच्चे इसको मानते हैं कि दोनों 50-50% है, जो सबसे गलत मिथ है। कभी भी बहुत रेयर केस होता है कि रिएक्टेंट 50% और प्रोडक्ट भी 50 हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि दोनों 50 होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन समय के साथ अब चेंज नहीं होगी, दैट इज इक्विलिब्रियम। मीनिंग ये नहीं है कि दोनों कभी भी मतलब आपको लगे कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, 50-50 हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो ये हो गया Yes, sir. ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस NO बन रहा है यहाँ पर, नाइट्रस ऑक्साइड PCl5 PCl3 में कन्वर्ट होता है और क्लोरीन में। क्लोरीन वेरी रिएक्टिव गैस है, तो ये क्लोरीन जो है PCl3 से फिर से रिएक्शन कर लेती है और फिर से प्रोडक्ट बना देती है। बट इनकी कंसंट्रेशन अब कितनी है? 50 नहीं तो कितनी है भाई? हर रिएक्शन के लिए ये परसेंटेज अलग अलग होती है और इसी परसेंटेज को निकालना हमारा मेन मकसद होगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम जब निकालेंगे तो इस परसेंटेज को निकालते हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, कैसे बने, किस हिसाब से बने, इनका कांस्टेंट कितना है, Kc जिसको रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, वो सभी हम निकालना सीखेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों रिएक्शन याद रख लेना। रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल बच्चों को याद नहीं रहते हैं, इरिवर्सिबल फिर भी बता सकते हो, है ना। इरिवर्सिबल में क्या करना है? प्रेसिपिटेट वाली सारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। उसके अलावा क्या, जितनी भी क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, सब इरिवर्सिबल होती है ना। लेकिन रिवर्सिबल के एग्जांपल नहीं आते हैं बच्चों को, तो रिवर्सिबल वाले एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसको लर्न करना है बस। आगे देखिए भाई, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो होती है दो तरह की होती है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल चेंज। 10th क्लास में पढ़ा था ना, व्हाट इज फिजिकल चेंज? यस सर। बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन 10th की वो डेफिनेशन मुझे पता है सबको गलत आती है। सीधा एक लाइन में डिफरेंस है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, नोट। और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है भाई? Yes, sir. बस इतना याद रखना और कुछ Yes, नहीं है। sir. और न्यूक्लियर चेंज वो होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, मतलब न्यूक्लियसिस टेक पार्ट करें तो न्यूक्लियर चेंज है, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करें। याद रखना, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के टेक पार्ट का ही सारा कमाल होता है। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं सारी, है ना।
तो इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाते हैं, दो एटम्स को जोड़ के रखने का काम इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉन्डिंग से करते हैं। तो इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, और फिजिकल हमारे काम का भी नहीं, हम केमिकल पर फोकस करेंगे। फिर भी एग्जांपल सभी देने पड़ेंगे हमें। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम देखिए भाई, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सॉलिड टू लिक्विड, वाटर 0 डिग्री पर गैस भी, और वाटर 0 डिग्री पर लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, पता है ना सबको। Yes, sir. तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देता हूँ पानी का, तो कुछ पानी बर्फ बन जाएगा और कुछ पानी क्या होगा, सॉलिड रहेगा। तो वो सॉलिड और बर्फ हमेशा के लिए वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट में भी वो डायनेमिक भी हो जाए, बट वो स्टैटिक होने के चांसेस उसके ज्यादा है। आगे देखते हैं, वाटर 100 डिग्री पर वेपर, लिक्विड से वेपर बन रहा है पानी, तो 100 डिग्री पर लिक्विड से वेपर बन रहा है, और अगर मैंने उस डब्बे को बंद कर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होके वापस लिक्विड बन रहे हैं, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम बन गया। लेकिन ये 100 डिग्री पर होता है। क्लियर है, फिजिकल है दोनों, कोई केमिकल चेंज नहीं है, दोनों पानी है दोनों तरफ। अब आगे देखिए, सॉलिड टू वेपर, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होती है, ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं जिसको, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, सॉलिड से सीधा वेपर बन जाती है, और इसको वो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यस, क्लियर है बेटा सबको। Yes, यस sir. सर, ये तो सारी ये चीजें चीज- पानी में देखना इजीली होता है ना? क्या, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पानी में देखना इजी, पता नहीं क्या कह रहे हो, है ना। सर मैंने कुछ नहीं बोला सर, मेरा ये माइक खराब है। चलो ठीक है, छोड़ो। देखिए, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल है। अब आगे आता है शुगर और पानी। शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, वो क्या है, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। जैसे अगर हम पानी, यहाँ पर आपके पास में पानी है, इस पानी के अंदर आपने शुगर डिसॉल्व कर दी, सोचिए जरा, यहाँ पानी के अंदर मैंने शुगर डाल दी, ठीक है, ये शुगर पानी में घुल गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लो शुगर का, मतलब जितना घुलना था घुल गया। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना शुगर में जितना पानी घुलना था घुल गया। अब जितना पानी में शुगर घुलना था घुल गया, अब और नहीं घुल सकती इस टेम्परेचर पर। अब मैंने 5 ग्राम शुगर और डाल दी 5 ग्राम और, तो क्या होगा, 5 ग्राम शुगर के क्यूब डाल दिए, क्यूब, तो ये क्यूब तो पिघल जाएंगे, यानी ये घुल रही है शुगर, तो पक्की बात है। लेकिन वो तो घुलनी नहीं चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो जो घुली हुई शुगर है ना, वो नीचे बैठ जाएगी, है ना कमाल की बात। कभी ऐसा किया आप लोगों ने, पानी में Yes, sir. घोलते रहिए वो घुलती रहेगी क्यूब तो घुलते रहेंगे, लेकिन एक हद आएगी उसके बाद घुलना बंद नहीं होगा, क्यूब तो घुल जाएगा, बट नीचे आपको शुगर का पाउडर नजर आएगा। यस, Yes, sir. तो वो जो शुगर का पाउडर है, इसका मतलब घुली हुई शुगर तो नीचे बैठ रही है और नीचे वाली शुगर घुल रही है। आप लगातार उसको घोलते रहोगे तो पाउडर भी ऊपर घुलता रहेगा और कुछ ऊपर वाला पाउडर नीचे आ जाएगा, पर वो आपको समझ नहीं आएगा कि घुल रहा है कि नहीं। तो इसका तरीका, नए शुगर के क्यूब डालिए, आप देखेंगे कि नए शुगर के क्यूब घुल गए, लेकिन नीचे वाला अमाउंट भी बढ़ गया, यानी वो घुलकर वापस, अब ऐसा थोड़ा कि वो घुल के सीधा क्यूब जो है वो पाउडर बन गया, नो, वो पाउडर ऊपर घुलेगा और ऊपर जो पहले से घुला हुआ पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है भाई, लगातार जब तक शुगर आप घोलना चाहेंगे तब तक शुगर घुलती रहेगी। समझ में आ रही है बात, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए अब जरा, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड कैसे होती हैं, तो जरा देखते हैं। यहाँ पर ये शुगर का मैंने एग्जांपल दे रखा, 100 ग्राम शुगर है, वाटर 1 लीटर ले लिया, 300 ग्राम शुगर मैंने घोल दी पानी में पहले से। पानी में लगभग 350 के आसपास ग्राम शुगर घुल जाती है। मान लीजिए 300 ग्राम शुगर से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद मैंने 100 ग्राम और घोल दी, तो नीचे वाली जो शुगर है, ये येलो कलर वाली, ये ऊपर देखो, ऊपर घुलती हुई नजर आ रही ना, मैंने येलो कलर के साइन लगा रखे ऊपर। और जो रेड शुगर, ये रेड क्यूब बना रखे, देखो रेड क्यूब तो ऊपर घुल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले क्यूब जो नीचे बैठ रहे हैं, येलो कलर वाले, ऊपर वाला शुगर। तो इस तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सेम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा यहाँ ऑक्सीजन का। पानी में ऑक्सीजन घुल रही है, एक पर्टिकुलर प्रेशर में इसके ऊपर डाल रहा हूं, जिससे ऑक्सीजन पानी में घुल रही है, और उसी समय पर घुली हुई ऑक्सीजन बाहर भी निकल रही है। समुद्र के जीव अगर जिंदा है तो घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से ही है।
जो समुद्र में, सी वाटर में जो लहरें उठती रहती हैं लगातार, वो लहरें पानी में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ऑक्सीजन घुलती रहती है, लेकिन उन्हीं लहरों के उठने से कुछ ऑक्सीजन बाहर भी निकलती रहती है, तो लगातार डायनामिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, नई ऑक्सीजन घुलती रहती है, पुरानी ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है, और उस घुली हुई ऑक्सीजन से कुछ एनिमल्स उसमें उस ऑक्सीजन को, कुछ क्या, जितने भी समुद्री जीव हैं, जो भी एनिमल्स हैं सी वाटर में रहते हैं, वो इसी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, है ना। यस, क्लियर है। मछलियां वगैरह सब इसी से सांस लेती हैं। व्हेल जो है वो ऊपर आती है, वो हवा में सांस लेती है। तो ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ये सब बकवास एग्जांपल्स हैं, अभी तक केमिस्ट्री का कुछ नहीं आया इनमें, ठीक है। विच ऑफ द, अब यहां पर देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता। वाटर सॉलिड से लिक्विड है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। N2 और H2 NH3 बना रहे हैं, ये तो केमिकल रिएक्शन है। CaCO3 CaO और कार्बन डाइऑक्साइड, नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं भाई, सेम चीज नहीं है। वहां ऊपर वाले में देखो पानी पानी है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, नीचे CaCO3 और CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बिल्कुल ये क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम है बट केमिकल है। SO2 और O2 क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं, ये भी केमिकल है। तो ये तीनों केमिकल इक्विलिब्रियम है। यस, क्लियर है बेटा सबको। यस सर। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए, N2 और H2 NH3 बनाते हैं। और मैंने यहाँ पर स्पेशली लिख रखा है कि मान लीजिए ये 70% बच गए, मान लीजिए ये 30% बच गया, क्योंकि ये 50-50 नहीं होते हैं। यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, उन दोनों का रेट बराबर हो गया, तो इसको बोलते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो रेट बराबर इन द सेंस, तो यहाँ देखिए ये चीज आपको समझ में आएगी कि वो रेट कैसे बराबर हो रहा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक टैप है, टैप में से पानी नीचे आ रहा है, और ये दूसरा टैप है, ये पानी तो नीचे बाहर जा रहा है, तो यहाँ से भर रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। और सपोज कि मेरे पास 70% मैंने टैंकी पानी की भर रखी है, 70% टैंकी भरी हुई है, ऊपर से नया पानी आ रहा है, नीचे से उतना ही पानी बाहर निकल जा रहा है, तो क्या टैंकी कभी 100% भर सकती है? रहेगी ना, वो 70 ही भरी रहेगी। तो क्योंकि टैंकी हमेशा 70% ही भरी रहेगी, ठीक है, वो 70 से ज्यादा नहीं भरने वाली है, इसीलिए 70% पर इक्विलिब्रियम बन गया। अगर मैं इस टैंकी को पहले ही 80% भर के रख दूं तो हमेशा 80 रहेगी। अगर मैं इस टैंकी को पहले ही 10 सर आपकी वॉइस नहीं, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज भी आ रही है। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? ये सर अब आ रही है। यस सर। कनेक्शन टूट रहा है, आई डोंट नो क्यों टूट रहा है कनेक्शन। वाईफाई भी सब है, सब सही है, पता नहीं लैपटॉप में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई अब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम होता है, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन लगातार चल रही है, और वो किसी भी परसेंटेज पे बन सकता है, 1%, 2%, 100%, 50-50, 100 नहीं मतलब 99.99%। समझ में आ गया? कभी भी 50-50 पर नहीं होता इक्विलिब्रियम। सबके दिमाग में यही रहता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा 50-50 पर बनता है, लेकिन मैं ध्यान से सोच लेना, इक्विलिब्रियम 50-50 पर नहीं बनता। क्लियर है बेटा?
यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए N2 और 3H2 वाले केस में सर यहाँ पे 50-50 बन रहा है। नहीं बन रहा बेटा, मैंने लिखा N2 और H2 वाले केस में देखिए 70 और सर 30। पता कैसे चलेगा कि कितना परसेंट बेटा ये बन रहा है? निकालना पड़ता है, फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल होता है वो, हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी कोई भी परसेंटेज बन सकती है, कैसे बनती है याद रखनी पड़ती है, और फाइंड आउट भी होती है। कुछ मेथड्स में फाइंड आउट होती है, कुछ तरीके हैं जिनसे फाइंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट से, फिर आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखिए स्टेट इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस, दैट इज ड्राइविंग फोर्सेस जो रिएक्शन को चला रही हैं, फैक्टर टेकिंग द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर बैलेंसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए भाई केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ चीजें हैं। Equilibrium in the chemical process, state of which driving forces factor taking the reaction in the forward and backward direction are balancing each other। तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं, ये बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, है ना। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। सबसे शुरू में जब रिएक्शन शुरू करेंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, कुछ देर बाद वो प्रोडक्ट बना देंगे। as soon as product are formed they start to backward reaction। जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं तो वो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे ही बनते हैं, जब उनका इक्विलिब्रियम की परसेंटेज बन जाती है, मान लीजिए 30% प्रोडक्ट बनने उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो 30% प्रोडक्ट बनने के बाद में बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगी। तो 30% प्रोडक्ट को बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। तो इक्विलिब्रियम को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, याद रख लेना। तो जो थोड़ा सा टाइम लगता है उतने टाइम के लिए आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने रिएक्शंस मिलाई और अपने आप इक्विलिब्रियम हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। रिएक्शन फास्ट चल रही है तो जल्दी हो जाएगा इक्विलिब्रियम। जैसे एसिड और बेस है, एसिड और बेस हमें पता है इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, लेकिन उनको तो मिक्स करते ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, मिक्स करते ही, है ना। जो दूसरी रिएक्शन मतलब मोमेंट ऑफ टाइम में 1-2 सेकंड में जो दूसरी रिएक्शंस है वहां पर मिक्स करते ही इक्विलिब्रियम नहीं आता, कुछ टाइम लगता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता है और बैकवर्ड इंक्रीज होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो तो है ही। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब दोनों का रेट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेट जो है वो बराबर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। एट टाइम टी, जब समय 0 था, ये वाला, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C थी, प्रोडक्ट 0 थी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 0, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उस समय 0 था। कब? जब टाइम 0 था, तो बैकवर्ड रिएक्शन चल ही नहीं रही थी। As the reactant proceed, the concentration of the reactant decreases। जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब बराबर हो गए, जैसा मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। अब ये चीज सबको पता है ना, जो ये शो कर रखा है मैंने 30% और 70%, ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? अमोनिया जब 30% अमोनिया बन जाए उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होती है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट होती है। तो ये देखिएगा भाई जरा ध्यान से, इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाती है, यानी रिएक्टेंट अब बदलेंगे नहीं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है, वो भी समय के साथ नहीं बदलेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नॉट 0, वो 0 नहीं रहती है बल्कि बराबर हो जाती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। ये जो लाइन है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है, इसका रट्टा मार लेना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर मतलब इस लेक्चर में नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उसका हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं न्यूमेरिकल, उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल आने वाला है। अब आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट यहीं पे समझा देता हूँ, रीड आप खुद कर सकते हैं, रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले ये टाइम दे रखा है नीचे और इस तरफ रेट दे रखा है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो देखिए हमारे पास क्या थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
ऐसा था नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट करोगे। प्रोडक्ट की ये वाली कंसंट्रेशन है, ये समझ में आ रही है, जीरो, प्रोडक्ट तो जीरो थे ना, यस, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या हो गए, जैसे ही समय बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट की ऊपर बढ़ रही है, बढ़ रहा है ना, दिख रहा है। यस सर। यस सर। एक टाइम आएगा जब रिएक्टेंट की जितनी कम होनी थी हो गई, प्रोडक्ट की जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया। यस, क्लियर है सबको। यस सर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, आर एफ लिखा हुआ है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, आर बी लिखा हुआ है, दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया। पहला ग्राफ क्लियर है सबको, यस। ये रेट है, स्पीड ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहे हैं, वो स्पीड है, ठीक है, ध्यान दे लेना। अब दूसरा ग्राफ देखना, यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। सपोज दैट अमोनिया, अब मैंने यहाँ पर परसेंटेज देखो उल्टा लिया, 40% और 60%, सेम रिएक्शन है, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं। और याद रखना, बैलेंस करके रखना इक्वेशन को, हमेशा बैलेंस रिएक्शन से ही कोई भी चीज फाइंड आउट होती है, यहाँ इक्विलिब्रियम में भी, ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 40%, रिएक्टेंट 40% बच गए और प्रोडक्ट 60 बन गए, सुपोज, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट किया हमने, ये है कंसंट्रेशन, पहले था रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की शुरू में क्या थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ तो लेनी पड़ेगी, कोई वैल्यू थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की वैल्यू तो जीरो थी, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अब जैसे ही आप रिएक्शन शुरू होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन जाएगी कि नहीं जाएगी, यस जाएगी सर, जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन जाएगी, वहां पर रेट, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्टेंट्स की स्पीड जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो धीरे धीरे बनाएंगे, जब वो एंड आने वाला है प्रोडक्ट्स का, तो वो धीरे धीरे नीचे हो रही थी उनकी स्पीड कम हो रही थी, रिएक्टेंट थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड बढ़ रही थी, और एक ऐसा टाइम आया जब दोनों की स्पीड बराबर होगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, स्पीड नहीं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही रिएक्टेंट 40% कंसंट्रेशन पर आएंगे और प्रोडक्ट जो है वो 60% कंसंट्रेशन पर आएंगे, अब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, अब ये नहीं बदलेगी, यहाँ समय ही चल रहा है, तो कितने भी लंबे टाइम के बाद आप देखेंगे दोनों की कंसंट्रेशन सेम मिलेगी, 60 एंड 40। यस, क्लियर है सबको। यस सर, क्लियर। यस सर। कंसंट्रेशन और रेट वाला ग्राफ दोनों अलग अलग है, उनको सेम मत करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और ये याद होने चाहिए अच्छे से आपको, इनको बना के देखिएगा। तो फर्स्ट ग्राफ क्या दिखाता है, सेकंड ग्राफ क्या दिखाता है, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा और चौथा ग्राफ। तो देखिए भाई जरा थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। अब मैंने यहाँ पर वही 60 और 40 लिखा हुआ है, अब मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 40 था पहले और ये 60 था प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये 60 रिएक्टेंट 60 बच गया, प्रोडक्ट 40 हो गया। क्यों, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ग्राफ के हिसाब से मैंने मैच करके एग्जांपल लिया, इनकी एक एक्चुअल कंसंट्रेशन मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसमें क्या आता है। फिर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी समय के साथ, बिल्कुल ये कंसंट्रेशन दे रखी है, और टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, बिल्कुल कम हो गई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ आ गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ आ गई, और मतलब अब ध्यान देंगे ना तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। इस पॉइंट पर प्रोडक्ट नीचे है, इस लाइन को मिलाएंगे जब कंसंट्रेशन से, और इस लाइन को जब मिलाएंगे कंसंट्रेशन से, डेफिनेट सी बात है रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। तो मैंने यही करके बैलेंस किया कि प्रोडक्ट कम है तो प्रोडक्ट को 40 कर दिया, रिएक्टेंट ज्यादा है रिएक्टेंट को 60 कर दिया। क्लियर है, तो यहाँ 40% और 60%। यस बेटा, यस यस तो यानी इस तरह से ये 40 और 60 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों 50-50 हो तो, अब 50-50 के लिए भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, दोनों एक लेवल पर 50-50 पर, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। सेम मतलब सेम तो एक ही वैल्यू पर हो सकती है जब दोनों 50 हो। यस, क्लियर है, समझ में आ गया फोर्थ ग्राफ। हाँ भाई, यस सर।
अब देखिए ध्यान से, मैं पहला ग्राफ फिर से दिखाता हूँ, पहला और दूसरा। पहला तो रेट के लिए था, तो दूसरा ग्राफ देखिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, कितनी कम हो गई, ये कम होते होते यहाँ पर पहुंच गई, और प्रोडक्ट की बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते वो रिएक्टेंट से भी ज्यादा हो गई, तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, 40-60। समझ में आ गया? हाँ बेटा बोलो। सर ये सर एक चीज पूछी थी सर, हम्म। जैसे जो हमारा सेकंड ग्राफ है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में टाइम अपॉन कंसंट्रेशन का, सर उसमें हमें देख रखा है कि एक टाइम ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन और टाइम एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हम्म इसका इस मतलब जब पॉइंट पर हम दोनों क्या कह सकते हैं कि इस समय दोनों 50-50 पोजीशन पर हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम मतलब बराबर होगी, प्रोडक्ट की भी बराबर, मतलब जहां ये क्रॉस करते हैं वहां इनकी कंसंट्रेशन 50-50 हो गई थी, लेकिन 50 पर इक्विलिब्रियम तो बना ही नहीं। अब भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट और कम हो गया, प्रोडक्ट और बढ़ गया, और ये 60 और 42 के ऊपर रुक गए। यस, क्लियर है? यस सर। 50-50 हमेशा नहीं होती है, 50 से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो ऑब्वियस है रिएक्टेंट, अब देखो अगर प्रोडक्ट 100% बन जाए तो रिएक्टेंट कम होते 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 रिएक्टेंट 0 पर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ज्यादा होते होते प्रोडक्ट 100%, मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बनेगी वो कंसंट्रेशन वहां पर बन जाएगी, प्रोडक्ट 100 हो जाएगा, रिएक्टेंट 0 हो जाएंगे, है ना, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0-100 नहीं हो रहे हैं, 50-50 को क्रॉस कर जाते हैं, 50 हो भी सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो 50% को क्रॉस कर जाएंगे, अगर प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है तो देखिए रिएक्टेंट ज्यादा है तो वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ये ग्राफ में, ये ग्राफ अच्छे से याद रख लेना, क्लियर है बेटा? और अगर 50-50 पर है तो क्रॉस पॉइंट पर दोनों स्टेट हो जाएंगे। यस, क्लियर है सबको? यस। ठीक है, सर। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये ग्राफ चारों याद होने चाहिए। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो भाई, 4 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अभी तक 2 ही चीजें हुई हैं, 4 ग्राफ और डेफिनेशन। अब उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, चलता रहता है वो, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व गैसेस इज एस्टेब्लिश्ड इन ए क्लोज्ड सिस्टम। गैस का अगर इक्विलिब्रियम बनाना चाहते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस का इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड में होगा। अगर आपने कंटेनर ओपन कर दिया और आप कोई गैस बना रहे हो, इसके अंदर जो भी गैस बनी वो तो हवा में बाहर उड़ गई, वो वापस, क्या आपको लगता है वापस वो रिएक्टेंट बना सकती है? वो तो हवा में ही उड़ गई, कुछ बचा ही नहीं, तो रिएक्टेंट तो नहीं बनाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। गैसेस के केस में क्लोज्ड कंटेनर में ही होना चाहिए, अगर ओपन कंटेनर है तो इक्विलिब्रियम कभी एस्टेब्लिश नहीं होगा। यस, क्लियर है? यस सर। इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इस लाइन को याद रखिएगा, इस लाइन पे क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखिए, सिस्टम मूव टुवर्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली, अपने आप वो इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा सिस्टम। मतलब अगर मान लो आप प्रोडक्ट बना के छोड़ दो, यहाँ पर मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पर मेरे पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया मैंने बना दिया, अमोनिया ही छोड़ दिया बना के, तो अमोनिया अपने आप अमोनिया H2 और N2 बनाएगा। यानी अगर आप बैकवर्ड में भी छोड़ रहे हो ना रिएक्शन को, तो वो अपने आप बैकवर्ड से फॉरवर्ड चलेगी, अगर फॉरवर्ड में छोड़ रहे हो तो फॉरवर्ड से अपने आप बैकवर्ड चलेगी। समझ में आ गई बात? यानी दोनों रिएक्शनें एक दूसरे पे अपने आप एक दूसरे को अटेंड कर लेंगे। इक्विलिब्रियम आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी ला सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी ला सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इसको अफेक्ट नहीं कर सका। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब रेट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बढ़ गई, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो बराबर रेट से चल रही हैं, दोनों की बराबर स्पीड बढ़ गई, क्या फर्क पड़ा? जितना जल्दी रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही जल्दी प्रोडक्ट वापस बन रहा है, स्पीड दोनों तरफ बढ़ेगी। यस, तो यानी इक्विलिब्रियम स्टेज को कैटलिस्ट कोई अफेक्ट नहीं करता, वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो नहीं कर सकता, सॉरी फास्ट या स्लो कर सकता है, बट उसका परसेंटेज नहीं बदल सकता। अगर वो 30% 40% बन रहा है तो मतलब 30-70 बन रहा है तो 30-70 बनेगा, कैटलिस्ट डालने से वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। यस, क्लियर है? हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा कर दोगे या प्रेशर कम ज्यादा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाता है, ठीक है, ये भी हम जानते हैं, रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं, कांस्टेंट।
बहुत ध्यान से याद रख लेना, 50-50% के चक्कर में इक्वल मत कर देना। मैं फिर से बात बता रहा हूँ, कांस्टेंट होती है, इक्वल नहीं होती। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पर 0 होती है। यस, क्लियर है भाई? यस सर। थर्मो के इसमें फॉर्मूला यूज होंगे, डेल्टा जी इक्वल 0। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, ये मैं बता चुका हूँ, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाएंगे, अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बन जाएंगे। In general, the state of equilibrium in a chemical reaction be achieved from either direction. एक ही लाइन को दो बार से लिख रखा है, ठीक है। 7, 8 और 9 पॉइंट सेम है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये सारे आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा डेफिनेशन है और इस लेक्चर में कुछ नहीं है। आज भी आपके पास थर्मो के क्वेश्चंस लगाने का टाइम है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। जो डाउट है तो डाउट पूछेंगे, लेकिन याद रख लेना आज अभी आपको थर्मो, इसको याद कीजिए। आधे घंटे का काम नहीं है ये, 15 से 20 मिनट में याद हो जाएगा ये, क्योंकि थ्योरी भरी पड़ी है। 4 ग्राफ ही तो याद करने हैं और करना क्या, उनको बना के देखना है। 4 ग्राफ को कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट में चारों ग्राफ बन जाएंगे, थोड़ा सा समझोगे तो ज्यादा 10 मिनट। बाकी का सिस्टम सारा 5-7 मिनट में याद कर लोगे। टोटल 20 मिनट का काम है लर्निंग का, याद रखना। 1 घंटे का लेक्चर, 20 मिनट का काम लर्निंग का। उसके अलावा क्या करें फिर? आज केमिस्ट्री के लिए टाइम दीजिए 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगाइए। तो 1.5 से 2 घंटा क्या करना है? थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी वाले ज्यादा से ज्यादा। अगर एनसीईआरटी किसी का कंप्लीट हो चुका तो मेंस वाले क्वेश्चन लगाइए। पीछे मत हटना, उसको छोड़ना मत कि मैंने कर लिया। उससे कहीं ज्यादा करते हैं दूसरे स्टूडेंट जिनको आईआईटी में एडवांस में सेलेक्ट होना है। वो एडवांस, जिस दिन एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन हो जाए ना, फिर हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। 3 बार कम से कम हैंड रिटन आपके अगर क्वेश्चंस हो गए तो आपके सब कुछ फिंगर टिप्स हो जाएगा। दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा? तो अभी मैं रिकॉर्डिंग Yes, sir. कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए।